दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो में हमने बताया था कंट्रोल वार से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में, और उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम सब जानेंगे कंट्रोल वार से ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। क्योंकि दोस्तों ट्रबल शूटिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंट्रोल वाल्व में कि क्या प्रॉब्लम आता है और उसका क्या सलूशन होता है। तो इससे रिलेटेड आपसे अगर इंटरव्यू में कुछ अगर क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप उसका आंसर कैसे देंगे उसके बारे में हम इसमें आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन, और जो भी ट्रबल शूटिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम आते हैं कंट्रोल वाल्व में, उससे रिलेटेड उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं, ये कंट्रोल वाल्व है। लेफ्ट साइड में पूरा ये डुअल एक्टिंग टाइप का है। डुअल एक्टिंग टाइप का कंट्रोल वाल्व है। इसमें हमारे नीचे पोजिशनर लगा रहता है, इसमें मैनुअल एक हैंड व्हील भी इसमें दिया हुआ रहता है, और उस ऊपर उसके पूरे एसेसरी लगे रहते हैं, और वही एसेसरीज हमने यहाँ पे फील्ड में दिखाया हुआ है आपको। ये देख सकते हैं जो कि यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर है, एयर लॉक रिले है, आईपी कन्वर्टर है, पोजिशनर है, और ये फीडबैक मॉड्यूल है, यानी फीडबैक कार्ड है, और एयर फिल्टर रेगुलेटर है। इस तरीके से एक इसके अलावा एक सोलोनाइड वाल्व भी दिया जाता है मेन एयर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ अगर पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर कंट्रोल वाला रेस्पॉन्स स्लो हो रहा है तो क्या चेक करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि अगर कोई कंट्रोल वाल है, हम उसको कमांड दे रहे हैं तो उसका रिस्पांस जो है वो स्लो हो रहा है, यानी कि स्लो ऑपरेट हो रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे। यानी जो नॉर्मल उसका रिस्पांस टाइम होना चाहिए, नॉर्मल रिस्पांस का स्पीड जो होना चाहिए वो ऐसा ना हो कि उसे स्लो ऑपरेट हो रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे। तो इसके जो पॉसिबल आपको यहाँ पे जो चेक करने रहते हैं, जो पॉसिबल काज होता है वो आपको क्या है कि पहला तो होता है कि एयर सप्लाई प्रेशर कम हो सकता है। तो जो मेन एयर जो सप्लाई है, सप्लाई प्रेशर जो है उसको चेक करेंगे। एयर फिल्टर रेगुलेटर चेक करेंगे कि वहाँ से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद एयरलाइन लीकेज, जो हमारी एयरलाइन होती है, ट्यूबिंग होती है, चाहे एसएस ट्यूब हो, ट्यूब हो, तो उसको हमको चेक करना है कि वो हमारी सही है कि नहीं सही है, यानी ट्यूबिंग ज्वाइंट टेस्ट करें। जहाँ जहाँ पे ट्यूबिंग का ज्वाइंट होता है वहाँ पे लीकेज चेक करें, वहाँ पे तो लीकेज नहीं है। इसके बाद पोजिशनर क्लॉग, यानी जो पोजिशनर जो होता है उनके अंदर जो नोजल या फिर फ्लैपर जो होता है उनको क्लीन करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि वो भी होता है कभी कभी जाम होने की वजह से या फिर कुछ कचरा आने की वजह से भी वो भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं करता है, जिसकी वजह से कंट्रोल वाल्व रिस्पांस नहीं कर पाता है। उसके बाद चेक करेंगे एक्चुएटर स्प्रिंग वे की। जो एक्चुएटर में जो भी स्प्रिंग होता है, जैसे हमारे जो एक्चुएटर होते हैं, एक्चुएटर का जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के एक साइड में स्प्रिंग लगे होते हैं, तो वो स्प्रिंग भी कभी कभी क्या होता है, वीक हो जाता है पुराना होने की वजह से, तो वो सही से रिस्पांस नहीं करता है। तो उसको चेक करेंगे, अगर ज़रूरत हो तो उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद वाल्व पैकिंग टाइट, यानी कि जो वाल्व जो पैकिंग होता है उसको चेक करना है कि वो टाइट तो ज़्यादा नहीं हो गया है। अगर वो ज़्यादा टाइट हो गया होगा तो उसको एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा टाइट होने की वजह से भी स्लो रिस्पांस हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉज है जिसकी वजह से जो कंट्रोल वाल्व होता है वो स्लो रिस्पांस करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वाल्व हंटिंग क्यों करता है। तो दोस्तों वाल्व हंटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है कंट्रोल वाल्व के लिए, और अक्सर पूछा जाता है कि वाल्व हंटिंग होता क्या है और वाल्व हंटिंग क्यों होता है। तो देखिए वाल्व हंटिंग होने का जो रीजन जो है, पहला है कि पोजिशनर इम्प्रॉपर ट्यूनिंग। जो पोजिशनर जो है उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग ट्यूनिंग नहीं होने की वजह से भी वो वाल्व जो होता है कंट्रोल वाल्व वो हंटिंग करता है। तो इसमें आपको वो चेक करना है कि जो पोजिशनर जो है उसकी ट्यूनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद वॉल्यूम बूस्टर विदाउट ट्यूनिंग, जो वॉल्यूम बूस्टर जो यूज किया गया है उसको बिना हम ट्यूनिंग के उसको यूज कर दिया है, यानी कि पोजिशनर के साथ कंट्रोल वाल के साथ उसको मैच कराना होता है वॉल्यूम बूस्टर को, तो उसकी भी ट्यूनिंग सही से होनी चाहिए। तीसरा चीज़ है कंट्रोलर का पीआईडी गेन ज़्यादा हो जाता है। जो कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल वाल को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उसकी जो पीआईडी जो गेन होता है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी हंटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो उसको चेक करना है कि गेन जो है, यानी पीआईडी में सेटिंग होती है उसमें गेन आता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा रीजन हो सकता है वाल्व ओवर साइज। जो वाल्व है यानी कंट्रोल वाल्व के जो मेन वाल्व होता है नीचे जो पाइपलाइन में कनेक्ट रहता है, वो अगर ओवर साइज रहता है तो भी वाल्व हंटिंग होता है। तो ये हमारे चार यहाँ पे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हंटिंग होता है। तो इसका सोल्यूशन है कि पोजिशनर की ट्यूनिंग आपको करनी है,
जो बूस्टर है बाईपास एडजस्ट करना है उसका। उसके बाद पीआईडी का रीट्यून करना है, जो उसका गेन है उसको चेक कर लेना है, या और उसके और जो रिलेटेड सेटिंग्स होते हैं उनको चेक कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है कि वाल्व फुली ओपन या फिर क्लोज नहीं हो रहा है, स्टक है, तो क्या करोगे? जैसे कोई कंट्रोल वाल्व है, वो फुली ओपन या फुली क्लोज हो नहीं रहा है, बीच में ही कहीं पे फंसा हुआ है, स्टक हो गया है, तो इस कंडीशन में आप क्या चेक करोगे? तो इसके जो चेक पॉइंट है कि पहला है कि एयर सप्लाई सफिशिएंट है कि नहीं। पहला हमें एयर सप्लाई ही चेक करना है कि सब एयर सप्लाई जो आता है वो सफिशिएंट है कि नहीं, जितना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज कि आईपी आउटपुट आ रहा है कि नहीं, जो आईपी कंट्रोलर जो आईपी कन्वर्टर जो होता है उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करेंगे। तीसरा चीज है कि सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज है कि नहीं है। जो सोलेनॉइड वाल्व होता है मेन एयर को कंट्रोल करने के लिए, वो एनर्जाइज है या नहीं है, उसको चेक करेंगे। उसके बाद स्टेम या फिर प्लग जाम तो नहीं, ये भी आपको चेक करना है कि जो वाल्व स्टेम होता है या फिर प्लग जो होता है वो जाम तो नहीं हो गया कोरोजन या फिर डस्ट की वजह से, तो उसको चेक कर लेना है। उसके बाद पैकिंग ओवर टाइट तो नहीं है, अगर पैकिंग की जो टाइटनेस है वो भी चेक करना है। ओवर टाइट की वजह से भी बीच में स्टक हो जाता है कभी कभार, तो ये चेक पॉइंट है, इसको आपको चेक कर लेना है। अब चौथा क्वेश्चन है कि अगर वाल्व सिग्नल ले रहा है 4 to 20 मिली एम्पियर पर स्ट्रोक नहीं कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो जैसे कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों कि कंट्रोल रूम से यानी पीएलसी से या डीसीएस से 4 to 20 मिली एम्पियर का कमांड तो मिलता है कंट्रोल वाल्व को, लेकिन कंट्रोल वाल्व इस रेस्पॉन्स नहीं करता है, यानी स्ट्रोक उसका बढ़ता ही नहीं है, ना मूव करता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो देखिए इसमें चेक आपको क्या देखना होता है कि आईपी कन्वर्टर फॉल्टी, यानी जो आईपी कन्वर्टर है वो फॉल्टी हो सकता है कि उस पर 4 to 20 मिली एम्पीयर मिल तो रहा है लेकिन वो प्रेशर निकाल नहीं रहा, तो ये फॉल्टी हो सकता है। तो आउटपुट पीएसआई आपको चेक कर लेना है कि आईपी कन्वर्टर पे जो आउटपुट में एयर का जो सप्लाई दे रहा है वो 4 to 20 मिली एम्पीयर के हिसाब से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद आपको पोजिशनर का जामिंग चेक करना है कि पोजिशनर जाम तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर एयर सप्लाई अगर आईपी कन्वर्टर देगा उसके बावजूद भी अगर पोजिशनर जाम रहेगा तो भी मूव नहीं कराएगा। अगला पॉइंट है कि न्यूमेटिक एक्चुएटर डायफ्राम लीक, जो एक्चुएटर होता है कंट्रोल वाल्व का एक्चुएटर, तो वो लीकेज होने की वजह से अगर डायफ्राम उसका वीक हो गया है, लीकेज हो गया है, कहीं से ब्रेक हो गया है, तो भी मूव नहीं करेगा। उसके बाद है कि सोलेनाइड वाल्व क्लोज हो गया होगा, क्योंकि जो सोलेनाइड वाल्व जो है अगर वो क्लोज हो गया होगा तो एयर को सप्लाई ही नहीं मिलेगा उसको, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है कि 4 to 20 मिली एम्पीयर आप सिग्नल तो दे रहे हैं लेकिन वो स्ट्रोक नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको इतना सारी चीजें चेक करना है, ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है उसमें। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि कंट्रोल वाल्व में लीकेज हो रहा है, यानी कि क्लोज पोजीशन में भी फ्लो आ रहा है, तो क्या कॉज होगा? तो ऐसे केस में क्या होता है कि सीट या फिर प्लग जो होता है वो वर्न आउट हो गया है, यानी खराब हो गया होता है। इरोजन या फिर कोरोजन हो सकता है। वाल्व नॉट फुली सीटिंग, यानी स्टेम बेंट हो, जो स्टेम होता है वो बेंट हो गया होगा। इम्प्रॉपर एक्चुएटर कैलिब्रेशन, तो इन चार प्रॉब्लम, इन चारों प्रॉब्लम की वजह से कंट्रोल वाल्व में लीकेज होता है। अगर कुछ पोजीशन में भी फ्लो आ रहा है तो इसको यही रीजन हो सकता है कि चारों में से कोई एक प्रॉब्लम होगा। तो ये चारों चीजें आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन है छठवां कि वाल्व का ट्रेबल यानी कि जो स्ट्रोक है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि 0 से 100% नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? तो इसमें आपको क्या करना है कि पोजिशनर का जीरो या स्पेन एडजस्ट चेक करना है कि वो जीरो स्पेन जो है वो सही से है कि नहीं है, तो उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद चेक एयर सप्लाई प्रेशर, एयर सप्लाई के प्रेशर चेक करेंगे, एक्चुएटर का स्प्रिंग वीकनेस चेक करेंगे, और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन चेक करेंगे कि मैकेनिकल कारण की वजह से तो कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रहा है। तो ये चारों पॉइंट हमको चेक करना है इस कंडीशन में कि वाल का जो ट्रेवल है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि 0 से 100% नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ये चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, कंट्रोल वाल से ज़्यादा नॉइज आ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है इसका? तो कंट्रोल वाल से ज़्यादा नॉइज आने का रीजन ये होता है कि पहला तो होता है कि केविटेशन। कैविटेशन ये जो होता है वो लिक्विड सर्विस में ज़्यादा आता है, जब हम लिक्विड सर्विस में यूज करते हैं कंट्रोल वाल्व को, तो उस वैसे प्रोसेस लाइन में कैविटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो कैविटेशन की वजह से भी नॉइज आता है, यानी कि साउंड आता है।
उसके बाद हाई वेलोसिटी या फ्लैशिंग, यानी हाई वेलोसिटी या फिर फ्लैशिंग की वजह से भी साउंड आता है, नॉइज आता है। वाल ओवर साइज वाल्व, यानी वाल अगर ओवर साइज है तो भी इस प्रॉब्लम हो सकता है नॉइज वाली। और लूज ट्रिम, जो उसका ट्रिम होता है, वाल का जो ट्रिम होता है, अगर उसको वो लूज हो जाता है तो भी साउंड आता है, यानी नॉइज आता है। तो ये 4 पॉइंट हैं, इनको आपको चेक कर लेना है, इन चारों में से कोई रीजन तो नहीं है। और सॉल्यूशन ये है कि एंटी कैविटेशन ट्रिम करना है, वाल को रिसाइजिंग करना है, डाउन स्ट्रीम प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो ये आपके सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि न्यूमेटिक एक्चुएटर डायफ्राम पंक्चर होने पे क्या सिम्टम होगा। जैसे न्यूमेटिक एक्चुएटर टाइप के जो कंट्रोल वाल्व है, जिसमें डायफ्राम यूज किया जाता है एक्चुएटर में, तो अगर वो पंक्चर हो जाए, पंक्चर यानी कि अगर वो कहीं से फट जाए, तो ऐसा होने पे क्या सिम्टम होगा, मैंने कैसे पता चलेगा कि या यानी कि फट जाएगा तो क्या सिम्टम है, उसके क्या लक्षण होंगे कि, तो इसके लक्षण ये होंगे, कंट्रोल वाल्व का जो डायफ्राम है एक्चुएटर का, अगर वो फट जाएगा तो उसके सिम्टम यानी कि लक्षण यही होगा कि वाल्व अनस्टेबल होगा, यानी एक जगह कहीं रुकेगा नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा चीज होगा कि एयर कंटिन्यूअसली वेंट होगी, जो एयर की सप्लाई देंगे हम कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट होने के लिए, वो कंटिन्यूअसली वेंट होती रहेगी। और तीसरा चीज कि वाल्व रिक्वायर्ड स्ट्रोक नहीं करेगा, यानी जितना हमें चाहिए वाल्व को ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, वो उसके हिसाब से वो रहेगा नहीं, उतना देगा ही नहीं। तो ये चीजें हो सकती हैं अगर एक्चुएटर का डायफ्राम पंक्चर हो जाए या फिर कहीं से ब्रेक हो जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि अगर पोजिशनर फीडबैक डीसीएस या फिर पीएलसी से मिसमैच दिखाता है तो क्या चेक करोगे। तो ये भी प्रॉब्लम आता है कि कंट्रोल वाल्व का जो पोजिशनर फीडबैक सिस्टम जो है, वो पीएलसी या डीसीएस से मिसमैच नहीं करता है, यानी कि फील्ड में कुछ और रहता है, पीएलसी में कुछ और दिखाता है। तो ऐसे में आपको क्या चेक करना है, पहला है कि फीडबैक लिंकेज लूज है। जो फीडबैक लिंकेज होता है, फीडबैक लिंकेज का मतलब, जो पोजिशनर फीडबैक का जो सिस्टम लगा रहता है, ये जो फीडबैक कार्ड लगा रहता है, इनके साथ में एक लिंकेज होता है, जो वाल्व के मूवमेंट के साथ में उसका पोजीशन को भी दर्शाता है। तो इसको चेक करना है कि ये लूज तो नहीं हो गया है, अगर लूज हो गया होगा तो उसको वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको चेक कर लेना। दूसरा है कि पोजिशनर कैलिब्रेशन सही है या नहीं है, तो जो पोजिशनर है उसका कैलिब्रेशन चेक करना है कि कैलिब्रेशन तो ठीक है या नहीं है। उसके बाद आईपी लिनियरिटी चेक करना है, जो आईपी कन्वर्टर है उसका लिनियरिटी चेक करना है कि हम 4 to 20 मिली एम्पीयर के हिसाब से वो 3 to 15 psi आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चौथा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग लूज तो नहीं, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है फीडबैक वाली, उसको चेक करना है कि वो लूज तो नहीं है, प्रॉपर टाइट है या नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आपको चेक करना है। अगर फीडबैक कंट्रोल वाल का फीडबैक जो है वो अगर मिसमैच करता है, यानी फील्ड में अलग दिखा रहा है, कंट्रोल रूम में अलग दिखा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये चारों पॉइंट आप चेक करना होता है। अब अगला क्वेश्चन है 10वां कि सोलेनॉइड वाल्व फेल हो जाए तो क्या करोगे। तो सोलेनॉइड वाल्व एक लगा रहता है, कई जगह पे नहीं भी लगा रहता है कंट्रोल वाल्व के साथ में, लेकिन जहाँ पे लगा रहता है सोलेनॉइड वाल्व उसका एयर लाइन में, तो वैसे में अगर फेल हो जाए तो क्या होगा। अगर सोलेनॉइड वाल्व फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसका यही होता है, पहला ये तो ये होगा कि एयर कट ऑफ हो जाएगा, जो एयर आना है कंट्रोल वाल्व के लिए वो एयर कट ऑफ हो जाएगा, वाल्व फेल सेफ पोजीशन में चला जाएगा। यानी फेल सेफ पोजीशन होता है, यानी फेल टू ओपन या फिर फेल टू क्लोज, जो भी उसमें उस सेट होगा, फिर वो फेल सेफ पोजीशन में वो चला जाएगा। ईएसडी के टाइम स्ट्रोक नहीं करेगा। तो ये 3 पॉइंट आएगा अगर सोलेनॉइड वाल्व फेल हो जाता है तो। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट स्विच का फीडबैक रॉन्ग आ रहा है तो क्या करोगे। तो कहीं कहीं पे लिमिट स्विच लगाया गया रहता है वाल्व का ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन के लिए, फुली ओपन और फुली क्लोज पोजीशन के लिए। तो अगर वो लिमिट स्विच का फीडबैक सही नहीं आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, तो उसमें आपको क्या देखना है कि मैकेनिकल लिंकेज एडजस्ट करना है, जो मैकेनिकल लिंकेज होता है उसको एडजस्ट करना है। दूसरा चीज की प्रोक्सीमिटी या फिर माइक्रो स्विच फॉल्टी है क्या, उसको चेक करना है कि जो लिमिट स्विच बॉक्स होता है उसमें या तो प्रोक्सीमिटी सेंसर रहता है या फिर माइक्रो स्विच दिए रहते हैं, तो उनको चेक करना है कि वो तो फॉल्टी नहीं है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। और तीसरा लास्ट चीज चेक करना है कि वायरिंग कंटिन्यूटी आपको टेस्ट करना है कि जो वायरिंग है फीडबैक वाली वो सही है या फिर नहीं है। तो ये चीज आपको चेक करना है अगर लिमिट स्विच के फीडबैक रॉन्ग आ रहा है तो।
अगला क्वेश्चन है कि वाल्व स्टिकिंग यानी कि जर्क मोशन क्यों होता है। तो वाल्व में स्टिकिंग होने का मतलब यानी कि जर्क मोशन होने का रीजन ये होता है कि पैकिंग टाइट, यानी पैकिंग जो है वो आपका टाइट है, उसकी वजह से भी जर्क मोशन हो रहा है, जर्किंग हो रहा है। और स्टीम ड्राई या फिर लुब्रिकेशन प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है कि ड्राई हो गया है स्टीम, उसमें लुब्रिकेशन नहीं है, तो उस वजह से भी आपका वाल्व जो है वो स्टिकिंग करेगा यानी कि जर्किंग करेगा। और एक्चुएटर डायफ्राम स्टिफ, जो एक्चुएटर के जो डायफ्राम जो है उसमें स्टिफ होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और पोजिशनर नोजल डर्टी, जो पोजिशनर के अंदर में जो नोजल रहता है, नोजल फ्लेपर सिस्टम, तो वो अगर डर्टी हो जाएगा तो उसकी वजह से भी वाल में स्टिकिंग आता है। तो ये 4 पॉइंट आपको चेक करना है, चारों में से कोई एक प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से ही वाल में स्टिकिंग या फिर जर्किंग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कंट्रोल वाल्व कंटिन्यूअसली एयर वेंट कर रहा है तो अगर ऐसे में एक ही चीज होता है कि पोजिशनर या नोजल का जो फ्लेवर होगा वो मिसअलाइंड हो गया होगा, इस वजह से भी जो कंट्रोल वाल्व कंटिन्यूअसली एयर का वेंट करता रहेगा। और या तो डायफ्राम लीक हो जाएगा, डायफ्राम लीकेज होने की वजह से एयर वेंट होगा, एक साइड से एयर जाएगा दूसरे साइड से एयर निकलता रहेगा। और आईपी कन्वर्टर लीक होने की वजह से भी ये हो सकता है कि आपका एयर वेंट कर रहा है, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो एयर जो है आपको बाहर निकलने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर कंट्रोल वाल्व में कंटिन्यूअसली एयर वेंट कर रहा है तो। अब अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोलर 4 टू 20 मिली एम्पीयर दे रहा है लेकिन वाल्व बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर से करंट चेक करना है पहले तो। और करंट चेक करने के बाद अगर उसके बाद आईपी कन्वर्टर आउटपुट पीएसआई मेजर करना है। और पोजिशनर बाईपास टेस्ट करना है, एक्चुएटर में मैनुअल हैंडविल ट्राई करना है कि वो उसके वजह से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आपको चेक करना है। अगर 4 टू 20 मिली एम्पीयर दे रहा है लेकिन वाल्व बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है तो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर एएफआर में मॉइस्चर आ रहा है तो क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि कंट्रोल वाल्व का जो मेन एयर जो सप्लाई आता है, तो एयर सप्लाई में शुरुआत में ही एक लगा रहता है एएफआर यानी कि एयर फिल्टर रेगुलेटर, जो कि जो एयर होता है उसको फिल्टर करने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए वो लगाया गया रहता है। तो अगर उसमें मॉइस्चर आ जाएगा अगर एएफआर में, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सिस्टम पे, हमारे कंट्रोल वाल्व पे। तो देखिए एक होगा कि वाल्व रिस्पांस स्लगिश होगा, जो वाल्व का रिस्पांस होगा वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, सही से रिस्पांस नहीं कर पाएगा। और दूसरा चीज की रस्ट या फिर कोरोजन होगा एक्चुएटर्स के पार्ट्स में, जो एक्चुएटर्स के अलग अलग पार्ट्स है जहाँ पे एयर जाता है, तो उसमें कोरोजन हो जाएगा या फिर रस्ट आएगा। और तीसरा होगा कि फ्रीजिंग प्रॉब्लम, यानी कि कोल्ड रीजन की वजह से इसमें फ्रीजिंग प्रॉब्लम भी आ सकता है अगर मॉइस्चर आ रहा है एएफआर में तो ये प्रॉब्लम आ सकता है अगर एएफआर में मॉइस्चर आ रहा है तो इतने ये 15 क्वेश्चन था कंट्रोल वाल्व का ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो ये ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं कंट्रोल वाल्व का वर्किंग प्रोसेस और उसके कंपोनेंट्स के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बताया था। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड जो भी उसके वर्किंग से रिलेटेड, उसके कंपोनेंट से रिलेटेड और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड यानी क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उनका क्या सोल्यूशन होता है उसके बारे में हमने इसमें बताया। तो आप दोनों वीडियो देख के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और उनके लिए भी उनके नॉलेज में ग्रोथ हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।